नमस्कार। उदय इंडिया डिजिटल में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। अतीक अतीक अहमद की मौत हो चुकी है। उसका पूरा खानदान तबाह हो चुका है। बीवी फरार है, एक बेटे की इनकाउंटर में डेथ हो चुकी है, बाकी भी जेल में बंद है। ऐसे में प्रश्न ये उठता है कि अतीक ने आतंक और अपराध का जो साम्राज्य खड़ा किया था और अरबों खरबों की संपत्ति जमा की थी, उसका क्या होगा? उसकी लीगल अथॉरिटी क्या है? क्या सरकार उसको जब्त करेगी या फिर उसको सार्वजनिक हित के काम में लगाया जाएगा? और ये संपत्ति कहाँ कहाँ छिपी हुई है, इस बारे में भी हमें विस्तार से बताने के लिए हमारे साथ कानून के एक वरिष्ठ जानकार हैं उमेश शर्मा जी, जो कि अधिवक्ता हैं दिल्ली में। वो हमें बताएंगे कि अतीक की संपत्ति का क्या हश्र हो सकता है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, अतीक की संपत्ति जो है ज़्यादातर ऐसा लगता है कि बेनामी है। चूँकि हमारे देश में बेनामी इल्लीगल है, गैर कानूनी है, तो बेनामी संपत्ति जिस तरीके से खरीदी गई है, अगर किसी और अकाउंट से पैसा आया और किसी और के नाम पे खरीदी गई है, या जिसके नाम से खरीदी गई है उसके पास समर्थ नहीं है वो पैसा देने का, तो ऐसा जो लगता है ज़्यादातर ऐसे केसेस में होता है कि अतीक अहमद ने अपने गुर्गों के नाम ये प्रॉपर्टी कराई होगी। तो चूंकि उनके पास क्षमता नहीं हो और उन्होंने पैसा दिया नहीं है, उनके अकाउंट से वो पेमेंट आई नहीं है या जो भी नॉमिनल पेमेंट दिखाई गई है, तो वैसी दशा में जो बेचने वाला है वो अपनी प्रॉपर्टी क्लेम कर सकता है बेनामी प्रॉपर्टी के नाम पर। वो ये कह सकता है कि मेरे से ये बेनामी के अंतर्गत ली गई है, गलत तरीके से ली गई, जो भी ग्राउंड है उसको वो रेज कर सकता है। उसमें चूंकि अब ये बात खुलनी शुरू हुई है, तो जो पुरानी प्रॉपर्टी उन्होंने पिछले 30-40 साल से ऐसी हरकतें कर रहे हैं, तो बहुत सारे कानूनी दाव पेच आएंगे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को आगे आकर और ऐसा एक कमीशन या ऐसा एक अध्यादेश लाना चाहिए जिसमें अतीक अहमद के खिलाफ जो भी ऐसे मुकदमे हैं वो अब खोले जा सकें, और जो भी सिविल प्रॉपर्टी, जैसे मान लीजिए किसी की प्रॉपर्टी आज से 30 साल, 35 साल, 40 साल पहले या 20 साल पहले उसने हथिया ली थी, वो उसके कब्जे में रहा, जबरन कब्जे में रहा, और वो आदमी मुकदमा भी नहीं डर के मारे डाल पाया, या मुकदमा डाला तो वो मुकदमा नहीं चल पाया, विड्रॉ कर लिया, तो वैसे लोगों को अब अधिकार मिलना चाहिए कि आप इन चीज़ों को अब आकर कमीशन के सामने बताइए और फिर सरकार को उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि ये कानून व्यवस्था से जुड़ी हुई बात है। और अगर कानून का राज कायम करना है तो ये बहुत ही ज़रूरी है और ये होना भी चाहिए। पीछे के रिकॉर्ड्स, आप जो ज़्यादातर ज़मीन है वो लैंड के रिकॉर्ड्स रहते हैं, जो ओनरशिप के रिकॉर्ड्स होते हैं, उसको वेरीफाई करना चाहिए। सरकार के कमीशन में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए और सरकार को ये कहना चाहिए कि जो क्लेम कर सकते हैं वो आकर क्लेम करें, अन्यथा ये सरकारी संपत्ति घोषित कर देनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि किसी क्रिमिनल के पास इस तरह से सार्वजनिक संपत्ति को हथियाने का या लोगों की संपत्ति को हथियाने का कोई अधिकार नहीं है, और अगर वो ऐसा कर लेता है तो एक ट्रेंड बना के जाएगा कि दूसरे भी क्रिमिनल्स मोटिवेट हो कि हम तो करके चले जाते हैं, हमारे बाद की ये प्रॉपर्टी चलती रहेगी। ऐसा नहीं होना चाहिए, इस पर रोक लगना चाहिए। हम तो दर्शकों को बता दें कि अतीक अहमद ने अपने चुनावी हलफनामे में जो संपत्ति दर्ज की थी वो 25 करोड़ रुपए की संपत्ति थी, लेकिन उसकी मौत के बाद जो खुलासे हो रहे हैं उसमें समझ में आ रहा है कि लगभग अभी तक 1170 करोड़ के आसपास की संपत्ति का पता चला है। और अपुष्ट सूत्रों का कहना है कि ये संपत्ति, बेनामी संपत्तियां जो है वो 15,000 करोड़ तक भी जा सकती हैं, जो कि एक छोटे मोटे राज्य का बजट होता है। तो इतनी बड़ी संपत्ति का पता लगाया जाना और उसको अटैच करना, ये कितनी बड़ी प्रक्रिया और समय कितना लगेगा इसमें? देखिए, ये संपत्ति किसी न किसी व्यक्ति की है, किसी परिवार की है, किसी पीड़ित की है, तो सरकार को ये डिले ना हो इन्वेस्टिगेट करने में या तय करने में। सरकारी महकमा अपनी स्पीड से चलता है और बहुत सारे दाव पेच होते हैं, तो सरकार को आगे आकर ये कहना चाहिए कि जिन लोगों को ऐसा क्लेम डालना है वो अब आकर क्लेम डालें और उस क्लेम को देखा जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा और उस पर ओपिनियन दी जाएगी या उस पर एक्शन के लिए आदेश दिया जाएगा। तो इस तरह से होगा क्या कि जो भी बातें ढकी हुई हैं उसके लोग भी सामने आकर बताएंगे। एक अगर कोई जांच होती है, कोई कमीशन होता है, कोई इंक्वायरी होती है और पब्लिक नोटिस के जरिए लोगों को बताया जाए, तो लोग आकर इन चीज़ों को बताएंगे। और जैसे मैं अगर किसी ज़मीन का मालिक हूँ, 1960 तक में मेरे पिताजी मालिक थे या मेरा नाम उस पर लगा हुआ है, चढ़ा हुआ है, और उसके बाद अचानक अतीक अहमद या उसके किसी गुर्गे का या उसके किसी परिवार का नाम आ जाता है उस ज़मीन पर,
और मैं केस चला रहा हूँ, चलाए जा रहा हूँ, या नहीं चला केस, 2 4 5 साल 10 साल के बाद वो केस मैंने विड्रॉ कर लिया या कोई फैसला हो गया, तो वैसी दशा में अब मेरे पास क्या चारा है, मैं तो मन को मार कर बैठ गया हूँ। तो अब सरकार को कहना चाहिए कि जो भी संपत्ति ऐसी हड़पी गई है उस संपत्ति का क्लेम आप अभी आकर लगाइए, और हम इसमें जो गलत म्यूटेशन हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से बहुत सारी चीज़ों को सीधा किया जा सकता है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे मुकदमे टाइम बार्ड होंगे, एडवर्स पोजीशन का लॉ उसके आड़े में आएगा, बहुत सारी पोजीशन ऐसी होगी जो टाइम बार्ड हो जाएगी, टाइटल डॉक्यूमेंट या डिक्लेरेशन का मामला नहीं बन पाएगा, टाइटल डॉक्यूमेंट डिफेक्टिव निकल जाएंगे। तो लोगों को परेशान करने की बजाय सरकार को एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर से इन चीज़ों को, जैसे कोई म्यूटेशन हुआ है, कोई दाखिल खारिज हुआ है, गलत हुआ है, उसमें नोटिस प्रॉपर दिया गया था, नहीं दिया गया था, दूसरे से नो ऑब्जेक्शन लिया गया था, नहीं लिया गया था, या कोई सेल डीड है या कोई एग्रीमेंट टू सेल है वो अंडर वैल्यूड है, उसमें स्टैम्प ड्यूटी दी गई, नहीं दी गई, दोनों लोग, तीनों लोग, क्रेता और विक्रेता पेश हुए, नहीं हुए, इसकी जांच होनी चाहिए, और इस जांच को देखते हुए उस सेल डीड को रद्द घोषित कर देना चाहिए। तो ऐसे जाकर जो गरीब जनता की, जिसकी संपत्ति इसने हड़पी है, वो संपत्ति वापस उन लोगों को, गरीब लोगों को मिल जाएगी। और इस तरह से हम जो ये एक माफिया लोगों का एक ट्रेंड चल गया है कि प्रॉपर्टी हड़प लो, बाद में जो होगा कुछ हो नहीं पाएगा, थोड़ी बहुत जांच होगी, थोड़ी बहुत कुछ एक्शन होगा, तो थोड़ी सी प्रॉपर्टी सीज हो जाएगी, चली जाएगी, पर बाकी प्रॉपर्टी हम रख लें। ऐसा माफिया भी कर रहे हैं, ऐसा कुछ नेता भी कर चुके हैं, और ऐसी दशा में सरकार को इसको लेकर कोई ठोस कदम उठाना चाहिए और कोई ना कोई लेजिस्लेशन इसको लेके ऐसा पारित करना चाहिए जिससे जाकर इस प्रॉब्लम को एड्रेस किया जा सके। सर, कानून में ऐसा कहा जाता है कि कोई भी अपराधी अपने अपराध का फायदा ना उठाए, अपने अपराध का लाभ ना उठाए, ये प्रावधान किया जाना चाहिए। और आपने जब पहले प्रश्न का जवाब दे रहे थे तो आपने कहा कि एक ऐसी नज़ीर स्थापित ना हो जाए अतीक की प्रॉपर्टीज़ में कि उसके बाद में उसके बच्चे संपत्ति का भोग करें और वो एक गलत परंपरा स्थापित हो जाए। तो इसके लिए क्या किया जाना चाहिए? इसके लिए मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑर्डिनेंस बनाकर ये सारी संपत्ति गवर्नमेंट को कस्टोडियन के पास दे दे, या सीज कर ले, या फ्रीज कर दे, और जब तक उसके टाइटल को डिटरमाइन ना कर दिया जाए, एडमिनिस्ट्रेटिव साइड से किया जाए या जुडिशियल साइड से किया जाए, तब तक ये प्रॉपर्टी फ्रीज रहनी चाहिए, उसका बेनिफिट कोई नहीं ले सके, चाहे तो पब्लिक के इस्तेमाल के लिए, कॉमन पर्पसेस के लिए वो प्रॉपर्टी यूज़ कर दिया जाए। ऐसा कानून बहुत सारे राज्यों में बनाया भी गया है। जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है कि बिहार में भी ऐसा एक कानून बनाया गया था कि जो गलत पैसे से जो प्रॉपर्टी खरीदी है उसको बिहार सरकार अटैच कर सकती है। ऐसा दूसरे राज्यों में भी होगा। तो इस तरह, इस लाइन पर ही एक लेजिस्लेशन होना चाहिए, और ये होना चाहिए कि ये संपत्ति अब किसी की नहीं है, सरकार की है या कॉमन की है या समाज की है या सोसाइटी की है, या ये कॉमन यूज़ के लिए है। तो ऐसी ही डायरेक्शन में गवर्नमेंट को या उत्तर प्रदेश सरकार को कहीं ना कहीं कुछ ऐसा सोचना चाहिए और करना चाहिए, ताकि जो एक ट्रेंड है कि प्रॉपर्टी हड़प लो, कब्जा कर लो और कुछ भी करके चले जाओ, और कानूनी दाव पेच में चूँकि कोई प्रॉपर्टी को डिफेंड नहीं कर पाता, प्रॉपर्टी जो उससे जो हड़पी गई है प्रॉपरली वो केस नहीं लड़ पाते, माफिया हैं ऐसे कि वो केस डालने नहीं देते, वो धमका देते हैं, मार देते हैं, डरा देते हैं। तो वैसी हालत में सरकार को इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए एक बहुत पिक्यूलियर चीज़ है, और ये इस स्केल पर पहली बार भारत में उठी है। तो सरकार को, उत्तर प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए, और इस पर अंडर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन कानून के हिसाब से कुछ ऐसी अध्यादेश या कोई ना कोई बिल या कोई ना कोई लेजिस्लेशन ऐसा करना चाहिए जिससे जाकर ये सारी प्रॉपर्टी वापस उन ओनर्स को चली जाए, या अगर ओनर्स नहीं हैं तो ये कम से कम सार्वजनिक संपत्ति बन जाए। और कम से कम ये देखना चाहिए कि इसके पास नहीं रहना चाहिए, आपको अपने क्राइम करने का कोई प्राइज़ आपको नहीं मिलना चाहिए, ऐसा हमारे कानूनी प्रावधान में भी लिखा है। तो ऐसी दशा में ही सरकार को कुछ ऐसा कदम उठाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। जी, अभी तक जो आपने बातें बताई वो रियल एस्टेट और ज़मीन पर तो लागू होती हैं, किंतु अतीक और उसके परिवार के पास से कई किलो सोना, चांदी, कैश, हीरे जैसी चीज़ें भी मिली हैं। उनका लीगल स्टेटस क्या होगा, वो उन्हें किसके हवाले किया जा सकता है? देखिए, वो जो सोने चांदी या जो भी मूवेबल प्रॉपर्टी है,
अगर उनके इनकम टैक्स रिटर्न में वो नहीं डाला हुआ है, उन्होंने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, तो भारत सरकार को या राज्य सरकार को इस पर सख्ताई से इसकी पूरी जांच करनी चाहिए। और अगर उन्होंने इसका डिक्लेरेशन नहीं दिया हुआ है, इसका सोर्स नहीं बताया हुआ कि उन्होंने कहाँ से ख़रीदा, कब ख़रीदा, कैसे ख़रीदा, तो उस सब को सीज़ कर लेना चाहिए और वो सरकारी संपत्ति घोषित हो जानी चाहिए। या अगर उसका कोई क्लेमेंट आता है, अगर इन्होंने किसी से छीना हुआ है, झपटा हुआ है या ज़बरदस्ती लिया हुआ है, उससे संबंधित कोई मुकदमा कहीं दर्ज है, कुछ है, तो संपत्ति उनको वापस हो जानी चाहिए। यही एक रेमेडी है, यही एक उपाय है ऐसा, क्योंकि ये बहुत ही पिक्यूलियर हालात बने हैं। और अतीक अहमद जैसा आदमी जो कि सारी ज़िंदगी ये सब हरकतें करता रहा, ऐसे क्राइम करता रहा और अकूत संपत्ति जमा की है, तो इस ट्रेंड को तोड़ने के लिए सरकार को आगे बढ़कर ऐसा कुछ करना ही चाहिए, ताकि दूसरे क्रिमिनल्स को, जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं, उनके लिए एक डेटरेंट पैदा हो कि भाई अगर ऐसा आप करोगे तो आपका भी यही हश्र होगा। जी, बहुत खूब। अच्छा, हम संपत्ति से परे एक बात करें तो अतीक की हत्या, अतीक और अशरफ की हत्या से पहले अतीक के बेटे असद को इनकाउंटर में पुलिस ने ढेर किया था, जिस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इसके बारे में कुछ हमें बताएं। देखिए, असद एक वांटेड क्रिमिनल था और वो पुलिस से भाग रहा था। जो फैक्ट सामने आए हैं उसमें ये है कि जब पुलिस ने उसको चेज़ किया तो उसने पुलिस पे गोली भी चलाई और उसके पास हथियार मिले भी है, रिकवरी हुई है हथियार की। तो कानून हमारा ये कहता है कि अगर आप मर्डर के एक्यूज्ड हैं और आप भाग रहे हैं या पुलिस टीम आपको चेज़ कर रही है और आप उस पर हमला करते हैं, या पुलिस टीम को ऐसा लगता है कि ये हमारे ऊपर अटैक कर सकता है, हमें जान से मार सकता है, तो वैसी दशा में पुलिस को पावर है आपको मार देने की। तो ये एक टेक्निकली जिसको हम इनकाउंटर कहते हैं, या मीडिया में जो बातें बताई जा रही है, इनकाउंटर हुआ। लेकिन जो वो एक्यूज था, जो असद था, वो भाग रहा था, तो उसको सबसे पहले तो सरेंडर करना चाहिए था और उसने सरेंडर नहीं किया। वो कानून को अपने हाथ में लेकर भाग रहा था, तो उसका जब उसको चेज़ किया गया है, उसका इनकाउंटर किया गया है, तो ऐसी दशा में हम किसी को कोई ब्लेम नहीं कर सकते। पुलिस अपना काम कर रही है, कानूनी व्यवस्था अपना काम कर रही है, और अगर किसी को इस पर कोई ऑब्जेक्शन है, कुछ भी है, तो वैसे भी हर इनकाउंटर का एक इंक्वेस्ट होता है, उसकी रिपोर्ट जाती है। ह्यूमन राइट्स कमीशन है जो इन चीज़ों को देखता है, मंगाता है, वॉच करता है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे, हमारे कानूनी व्यवस्था में बहुत सारे वॉच डॉग हैं जो इन चीज़ों को देखते हैं, समझते हैं। तो ऐसा मीडिया में बोलना या राजनीतिक रूप से बोलना या कहीं भी फालतू बातें बोलना, बेसिर पैर की बातें जो अक्सर हम देख रहे हैं, वो बोलना, वो बिना सिर पैर की बातें हैं। हमारा जो भी ये इनकाउंटर हुआ है वो बिल्कुल कानून संगत है और कानून का पालन उन्होंने नहीं किया, इसलिए उनके साथ ऐसा हुआ है। और ये एक नज़ीर बनना चाहिए कि ये ट्रेंड सेटर बनना चाहिए कि जो भी कानून से भागेगा उसके साथ ऐसा किया जा सकता है। ऐसा हमारा कानून है, तो ऐसा अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने किया है तो इसमें कहीं कोई गलत नहीं है, कोई इलीगलिटी मुझे नहीं दिखाई देती। बहुत खूब। तो ये थे उमेश शर्मा जी, जो कि दिल्ली हाईकोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, और उन्होंने हमें बताया कि असद के इनकाउंटर में कुछ भी गलत नहीं था। और उन्होंने ये भी बताया कि अतीक अहमद की अरबों खरबों की संपत्ति को किस तरीके से सरकार ठिकाने लगा सकती है, कैसे उसे ज़रूरतमंदों को दिया जा सकता है और कैसे उसमें सार्वजनिक हित के कार्य किए जा सकते हैं। उदय इंडिया से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।